Hello students, today we'll be starting with a very important topic. It will include only a single topic, that is concentration terms. But बहुत ही ज़्यादा डिटेल टॉपिक है ये, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नए टर्म्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग concentration terms। अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के अंदर क्या ज़रूरत पड़ी इसकी? भाई अभी तक अपन जैसे मोल्स निकाल रहे थे और बहुत सारी चीज़ें निकाल रहे थे, रिएक्शन कर रहे थे, रिएक्शन से लिमिटिंग रिएजेंट, स्टोइकियोमेट्री, ये सब कर रहे थे। ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत क्या है? ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि जब हम सोल्यूशन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे जो रिएक्शंस होते हैं वो तो सोल्यूशंस के अंदर होते हैं। सोल्यूशंस कंटेन्स टू थिंग्स, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर बेसिकली यूज्ड फॉर सोल्यूशंस। जहाँ पे भी सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उनके लिए हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यूज करते हैं। अभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जाने से पहले एक बार और चीज़ एक ध्यान रखनी है। जैसे अपन फॉर्मूलाज देखेंगे तुमको एक चीज़ समझ में आएगी कि फॉर्मूलाज में जनरली सोल्यूट के मोल्स आ रहे हैं। ठीक है, सोल्यूट के मोल्स क्यों आते हैं? क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं नॉर्मल केसेस की बात करूँ तो सोल्यूट जो सोल्यूट है उसका जो अमाउंट है वो सॉल्वेंट से कम होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन या जो भी टर्म्स निकलेंगी वो सिर्फ किसके लिए निकलेगी? सोल्यूट के लिए निकलेगी, क्योंकि सोल्यूट मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट इज परसेंटेज बाय मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज बाय मास एंड वॉल्यूम। परसेंटेज बाय मास तो अपन ने पहले ही पढ़ा है, ठीक है, और बाय वॉल्यूम भी अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर तीन केसेस आते हैं, तीन फॉर्मूलाज आएंगे बेसिकली इसके अंदर। फर्स्ट इज परसेंटेज W बाय W। ठीक है, इसको परसेंटेज बाय मास भी बोलते हैं, वही जो अभी तक अपन ने पढ़ा था। सेकंड इज परसेंटेज W बाय V एंड द थर्ड वन इज परसेंटेज V बाय V। ठीक है, यहाँ दिख रहा है W बाय W, क्यों? मतलब मास अपॉन मास। W इज अ सिंबल फॉर वेट। यहाँ W अपॉन V मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, V मतलब वॉल्यूम, V अपॉन V मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो इसके अंदर मैं सोल्यूशंस के केस में इसका फॉर्मूला लिखूंगा, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। आई होप क्लियर होना चाहिए। ये है फॉर्मूला वही, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला यही तो होता था। क्या करते थे हम उसमें? ऊपर मास लेते थे, नीचे भी मास लेते थे, लेकिन अब थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। मास किसका लेना है मेरे को? ऊपर, जो कम अमाउंट में है। इसीलिए बोल रहा हूँ मेजरली ऊपर क्या आने वाला है? सोल्यूट आने वाला है। ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आता था? टोटल मास। लेकिन अभी मेरे लिए सोल्यूशन है तो टोटल मास क्या हो जाएगा? सोल्यूशन का मास। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर W बाई V मतलब इधर तो ऊपर क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ऊपर मास, नीचे वॉल्यूम, और इनटू क्या हो जाएगा? ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है, फॉर्मूलाज तो बहुत इजी है, लेकिन इनका फिजिकल इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में क्या होगा, कभी कभी ये वैल्यूज पे सीधा जो क्वेश्चन आता नहीं है, सीधे क्वेश्चन में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा निकाल दो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। लेकिन क्वेश्चंस में ये होगा कि वैल्यू गिवन और मेरे को क्या करना है, उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को क्वेश्चन में बोला जाए कि 10% W बाई W है, सिमिलरली यहाँ पे बोला जाए क्वेश्चन में फॉर एग्जाम्पल 10% W बाई V है, सिमिलरली यहाँ पे बोला जाए 10% V बाई V है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो यूनिट्स होती है ना मास की, वो ग्राम में होती है। वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो किस में होती है? ml में होती है। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यूनिट ऑफ मास इज ग्राम एंड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज ml। ये वाला पार्ट पूरा ध्यान रखना अपने को जरूरी है। तो 10% W बाई W implies what? समझने का ट्राई करो एक बार। अगर ये वाला वैल्यू 100 हो जाए तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ मास ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू जो भी परसेंट आया है यहाँ पे। मास ऑफ सोल्यूट इस परसेंट के बराबर कब होगा? जब ये वैल्यू 100 हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10% W बाई W, तो उसको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि 10% ऊपर वाला वैल्यू है, मतलब जो परसेंटेज W बाई W का वैल्यू है कितना? 10, वो है मास ऑफ सोल्यूट, और
टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 100 ग्राम। इससे बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, वो सब निकालने में बहुत हेल्प मिलती है। क्वेश्चंस करेंगे तब क्लियर होगा। और तो 10% W/W का फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट 10 ग्राम्स, ऊपर वाला वैल्यू कितना 10 और नीचे वाला वैल्यू कितना होगा 100, इसके बराबर। ठीक है, नीचे वाला वैल्यू डिनोमिनेटर विल बी इक्वल टू 100 हमेशा फिक्स, और यहाँ ऊपर वाला वैल्यू किसके बराबर होगा, जो भी परसेंट मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिमिलरली दिस इंप्लाइज व्हाट, 10 grams of solute is present in 100 ग्राम की जगह अब क्या आ जाएगा ml of solution। 100 क्या हो जाएगा इस बार ml हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है वॉल्यूम। सिमिलरली इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा, 10 ml of solute is present in 100 ml of solution। ऊपर भी ml नीचे भी ml। आई होप क्लियर है। ये था अपना पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज एंड वॉल्यूम। इसमें ये तीन आ जाएंगे शॉर्ट में। अगर बाय वेट लिखा हो तो हमको ये लेना है, ठीक है, बाय वॉल्यूम लिखा हो तो ये लेना है। ये वाले वैल्यू के लिए सीधा W/V, ये सिंबल भी यूज हो सकता है और इनका नाम भी यूज हो सकता है। दिस इज परसेंटेज बाय मास एंड दिस इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ये अपना फर्स्ट जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म था वो खत्म होता है। सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे अपन जाते हैं, दैट इज स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रेंथ इज सेम एज परसेंटेज W/V, सिर्फ एक चेंज आ जाता है इसके अंदर कि यहाँ पे जो V जो था किस में था, ml में था, अब इसकी जगह ये किस में हो जाएगा, लीटर्स में हो जाएगा। और यहाँ परसेंटेज के लिए into 100 था, लेकिन यहाँ तो परसेंटेज नहीं है, इसलिए इसका यूनिट ध्यान रखो तो इजी रहेगा। यूनिट इसका क्या होता है, ग्राम पर लीटर। अगर यूनिट ध्यान रखोगे तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो फॉर्मूला अगर मैं बनाऊं उसको S से रिप्रेजेंट करें तो S इज इक्वल टू, ऊपर ग्राम आ रहा है, मास किसका आएगा, ऊपर हमेशा कौन आता है, सोल्यूट आएगा, और नीचे हमेशा कौन आएगा, सोल्यूशन आएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। लेकिन इस बार वॉल्यूम किस में होगा, इन लीटर्स। ध्यान रखना ये। तो यहाँ पे जाके अपना जो सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो खत्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं अभी थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दैट इज मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। रिप्रेजेंटेशंस ध्यान रखना, इसको बहुत इजी सा क्वेश्चन, मतलब इजी से फॉर्मूलाज हैं, थोड़ा सा बस कंफ्यूजन है इसमें। अभी तक मास यूज होता था, अभी लेकिन यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, मोल्स। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नीचे वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मतलब हम बोल सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है वो स्ट्रेंथ जैसा ही है, किसमें, इन लीटर्स। हमेशा ध्यान रखना किस में होगा ये, इन लीटर्स, और ऊपर क्या आएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। वहां क्या आता था, ऊपर मास ऑफ सोल्यूट आता था स्ट्रेंथ में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो इसका यूनिट में बोल सकता हूँ, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल्स पर लीटर इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अभी अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूँ किसमें, एक अगर हम इसी के अंदर एक इसका इंटरप्रिटेशन लें, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, तो यहाँ पे मोलैरिटी को मैं लिख सकता हूँ ना इस तरीके से, मोल्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, M इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, यहाँ मैं ले लूँ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। कहना इसे, ये वाला जो वैल्यू है ध्यान देना ढंग से, ये जो बॉक्स में आया है वैल्यू, ये स्ट्रेंथ है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ S अपॉन mm। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, S इज इक्वल टू M इंटू mm। मतलब S इज इक्वल टू ट्रिपल M, इस तरीके से याद रखो, S इज इक्वल टू ट्रिपल M। ट्रिपल M का मतलब क्या, एक M हो गया मोलैरिटी का और 2 M हो गए मॉलिक्यूलर मास के। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ऑब्वियसली ऑफ सोल्यूट। तो कभी भी अगर मोलैरिटी दिया हो या स्ट्रेंथ दिया हो और दूसरी चीज पूछी हो तो वो हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, कभी भी अगर ऐसे लिखा हुआ हो, जैसे फिजिकल इंटरप्रिटेशन में इसको ऐसे लिखा है 4m, दिस इंप्लाइज व्हाट, अगेन न्यूमरेटर किसी भी चीज को डिफाइन कैसे करते हैं, जैसे मेरे को बोला जाए कि करंट को डिफाइन करना है तुमको, Q इक्वल्स टू IT होता था, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। तो तुम करंट को कैसे डिफाइन करते हो, चार्ज पास्ड थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, है ना, करंट इज चार्ज पास्ड इन 1 सेकेंड। मतलब तुम डिनोमिनेटर को 1 बना देते हो और करंट विल बी इक्वल टू न्यूमरेटर, ऐसा होता है ना। सिमिलरली हम यहाँ पे भी अगर डिनोमिनेटर को 1 बना दें तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैं डिफाइन करूं इसको, 4m इंप्लाइज व्हाट, 4 मोल्स
of solute are present in 1 liter of solution. इसका बहुत ज्यादा यूज है कि अगर मेरे को 4m दिया हुआ कभी भी क्या होता है, इसके जैसा एक और टर्म है मोलैलिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में यही चीज है कि एक चीज दी हो दूसरी चीज पूछी हो, तो ये इंटरप्रिटेशन बहुत काम आता है। अब स्कूल्स में अगर डेफिनेशन आती है मोलैरिटी की, तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यहीं से, ठीक है। अगर इसको डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं। डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। इसी तरीके से सारी चीजों को डिफाइन किया जाता है। डिनोमिनेटर 1 बना दो, न्यूमरेटर वैल्यू के बराबर आ जाएगा। इसके जैसा एक और टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना उस पर, ठीक है। फोर्थ वन इज नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंटेड बाय n। फॉर्मूला इसका ऑलमोस्ट सेम होता है, सिर्फ एक चेंज आ जाता है। ऊपर जहां मोल्स ऑफ सोल्यूट आता है, यहाँ पे इसके अंदर आता है इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट, और नीचे वही आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किस में आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इन लीटर्स। वो सारी चीजें क्या है, सेम। अभी इक्विवेलेंट्स एक्चुअली क्या होता है, इक्विवेलेंट्स को अगर मैं डिफाइन करूं, इक्विवेलेंट्स are defined as the amount that combines with 1 gram of hydrogen or 8 grams of oxygen और 35.5 grams of chlorine। ये इसका डेफिनेशन है बेसिकली। अब इसके अंदर क्या ध्यान रखना है अपने को, कब ये यूज करेंगे, कब ये यूज करेंगे। कभी भी अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है, बेसिकली नॉर्मेलिटी कब यूज आता है, मतलब अगर इन दोनों को मैं देखूं तो फर्क क्या है इसमें, एक में मोल्स आ रहे हैं, एक में इक्विवेलेंट्स आ रहे हैं। तो इक्विवेलेंट्स हम कब यूज करेंगे, जब स्ट्रॉन्ग आयंस होते हैं, या स्ट्रॉन्ग कोई ऐसा सॉल्ट है जो अपने आयंस में डिसोसिएट होता है। उस केस में उसके मोल्स नहीं निकाल के क्या निकालते हैं, इक्विवेलेंट्स निकालते हैं। इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं वो बताता हूं मैं अभी। फिलहाल तुमको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी नॉर्मेलिटी कब यूज करेंगे, जब भी कोई चीज जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वो अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो वो अपने आयंस आराम से बनाते हैं। तो आयंस जो भी आराम से बनाएगा, या जिसमें भी फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन होगा, उसमें मेरा कौन सा टर्म यूज आने वाला है, नॉर्मेलिटी वाला टर्म, ठीक है। अब इसके बेसिस पे अपन करते हैं कुछ प्रैक्टिस इसके ऊपर कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका पहले तो यूनिट अपन देख लेते हैं। यूनिट इसका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट्स पर, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट वेट, जो इक्विवेलेंट्स होंगे, इक्विवेलेंट्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास जैसे मोल्स होता है ना, वैसे इक्विवेलेंट्स होता है। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास इज ऑलवेज इक्वल टू molecular mass upon VF। VF stands for valency factor। VF का मतलब क्या हो गया, वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो अभी मैं नॉर्मेलिटी का अगर फॉर्मूला बनाऊंगा तो मैं बोल सकता हूँ नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे, गिवन मास, सोल्यूट की बात हो रही है ऊपर ऑब्वियसली, अपॉन इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का वैल्यू कितना है, मॉलिक्यूलर मास, अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अपॉन वैलेंसी फैक्टर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अपॉन में नीचे क्या है, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। देखो इसको क्या बन गया, ये मोलैरिटी बन गया ना। सो कहने से नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा इनटू वैलेंसी फैक्टर। चेक करो, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया तो दो फॉर्मूलाज मेरे पास आ गए। एक तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और दूसरा इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मतलब बेसिकली मेरे को अगर ये वैलेंसी फैक्टर मिल जाए तो मैं आराम से नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूँ। ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये देखते हैं अभी हम। स्टेप्स टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर। स्टेप्स नहीं है बेसिकली सिर्फ क्या है, अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। केस 1,
सॉल्ट इज प्रेजेंट। अगर कोई सॉल्ट हो तब वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है? तब वैलेंसी फैक्टर निकालने का क्या तरीका है? VF इज इक्वल टू टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज। उस केस में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा? या तो टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नेगेटिव, मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड लेना है। वैलेंसी फैक्टर कांट बी नेगेटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो वैलेंसी फैक्टर को भी क्या होना पड़ेगा? ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लेता हूँ CuSO4, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। कैसा आया 2? क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो, ठीक है, ये तो इजी है। केस 2 ये इंपॉर्टेंट है। When acid or base is present। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है? एसिड क्या होता है? जो H प्लस देता है। बेस वो होता है जो OH माइनस देता है। ये तो अपन ने पढ़ा ही है, ऑल्दो ये थ्योरी गलत है, पूरी तरीके से तो सही नहीं है, बट यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस डोनेटेड, ठीक है। बेसिकली जैसे मैं फॉर एग्जांपल H2SO4 लेता हूँ, तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 2। NaOH लेता हूँ, उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। लेकिन अभी क्या, मैं जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ CH3COOH, ये भी एक एसिड है ना, एसिटिक एसिड, तो क्या इसका वैलेंसी फैक्टर 4 होगा? क्योंकि ये 4H प्लस है। 4H प्लस नहीं है एक्चुअली, ये सिर्फ ये वाला H प्लस है जो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। इसका मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है इसका। तो बेसिकली इसके अंदर जो भी जो H प्लस डोनेट होता है वो हमेशा वो वाला डोनेट होता है जो एक स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक वर्ड आएगा वो आगे पढ़ेंगे अपन, उसके साथ जुड़ा हो। तो मतलब बेसिकली H का सीधा सा फंडा मैं तुमको बताऊं, इसके अंदर वैलेंसी फैक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं? OH की हेल्प से निकाल सकते हैं। OH कितना है इसमें? मतलब ये तीन हाइड्रोजन नहीं जाता है, कौन सा जाता है? सिर्फ ये वाला, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा? 1। इसके लिए बहुत एक फेमस 3 एग्जांपल्स हैं, H3PO4, H3PO3, H3PO2। तुमको पता है फास्फोरस ग्रुप 15 में आता है तो 5 बॉन्ड बना सकता है। H3PO4 का स्ट्रक्चर मैं देखूं, स्ट्रक्चर्स देखते हैं अपन। H3PO4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। क्या मैं बोल सकता हूँ तीनों जो हाइड्रोजन है वो इस O के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 3। मतलब वो क्या कर सकता है? तीनों दे सकता है। पर ऐसा जरूरी नहीं हमेशा कि जितने हाइड्रोजन है उतना ही वैलेंसी फैक्टर होगा उसका। जैसे इस केस में देखता हूं मैं, एक मैं बोल सकता हूँ ऑक्सीजन कम हो गया तो बॉन्ड तो लेकिन उतने ही रहेंगे 5, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। समझ में आता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर OH कितना है? 2। ये वाला हाइड्रोजन नहीं जा सकता क्योंकि ये पॉजिटिव एलिमेंट के साथ, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल नहीं है। ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होता है ये बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन नहीं जा सकता। यहाँ पे तो मैंने लिखा है ना नंबर ऑफ H प्लस और OH माइनस डोनेटेड, तो H प्लस कौन से जाएंगे? ये दोनों ही। सिमिलरली इसमें भी कितने थे हाइड्रोजन? 3 थे, लेकिन वैलेंसी फैक्टर कितना आया इसका? 2। नेक्स्ट अगर मैं लूं H3PO2, अगेन एक ऑक्सीजन कम हो गया है ना, ऐसे ये स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, H और H, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1। बहुत ही बेसिक सी चीज है ये। वैलेंसी फैक्टर के दो नाम और होते हैं, एक बोला जाता है बेसिसिटी फॉर एसिड और एसिडिटी फॉर बेस। जैसे क्वेश्चन में आ जाए कि एसिडिटी फॉर अ बेस इज 2, मतलब वैलेंसी फैक्टर 2 है। वैलेंसी फैक्टर इज बेसिसिटी और एसिडिटी। बेसिसिटी होता है एसिड के लिए, एसिडिटी होता है बेस के लिए, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल्स मैंने क्यों करवाए क्वेश्चंस में, इसके मतलब क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, ये तीनों बहुत फेमस केसेस हैं। इनके स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं, मतलब मैं सीधा ये बोलूं अगर तुमको एसिड या बेस का निकालना है कि वैलेंसी फैक्टर कितना है, तो OH कितना है ये काउंट करो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो। जैसे H2SO4 का भी स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, देखोगे ना ये टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये देखा होगा तुम लोगों ने लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स जब बनाए होंगे। ये देखो कितने OH हैं इसमें? 2। इसीलिए ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इट इज नॉट, जितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे वो सबके सब वो क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। अच्छा एक तो ये चीज आ गई, कहना ऐसे एज वैलेंसी फैक्टर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज N इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू M। नानी हमेशा मम्मी से बड़ी होगी, नानी मम्मी, हमेशा ध्यान रखना ये लॉजिक सोचना इसके पीछे कि मैंने ये कैसे लिखा है। जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था N इज इक्वल टू M इंटू VF, उसमें अगर VF 1 से बड़ा होगा तो कैसे नॉर्मेलिटी हमेशा मोलैरिटी से बड़ा आएगा। तो आई होप ये क्लियर है कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी कैसे निकालना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अभी हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे, ठीक है।
नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म दैट इज 5th नंबर, सेम नाम इसका मोलैरिटी जैसा ही है, सिर्फ आर की जगह क्या आ जाता है, एल आ जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसका फॉर्मूला भी मोलैरिटी जैसा ही है, बस इसमें डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर न्यूमरेटर तो सेम रहेगा मोलैरिटी जैसे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन नीचे क्या आ जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट। एक ही फॉर्मूला है जिसमें सॉल्वेंट आया है, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं किस में आ जाएगा, इसका मास किस में आता है, एसआई यूनिट केजी में, मतलब इसका यूनिट क्या हो गया, मोल्स पर केजी। अब जैसे फॉर एग्जांपल 4m लिखा है, तो इसको कैसे रीड किया जाता है, 4 मोलल सोल्यूशन, ठीक है। मतलब इसको अगर मैं रीड करूंगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने 4m लिखा था उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, 4 मोलर भी बोल सकता हूँ मैं उसको, मोलर या मोलार जो भी बोलना चाहो। मोलरिटी अगर कैपिटल M दिया है तो मोलार लिखा हुआ भी हो सकता है क्वेश्चन में, M भी दिया हुआ हो सकता है, और स्मॉल m अगर लिखा हुआ है तो मतलब वो क्या है, 4 मोलर सोल्यूशन। तो ये अपना मोलरिटी वाला पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट अब बहुत ईजी सी टर्म्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आता है क्या, मोल फ्रैक्शन। अब इसके अंदर पहले अपन एक अजम्पशन कर लेते हैं कि A को मैं बोल देता हूँ सोल्यूट है और B मेरा क्या है, सॉल्वेंट है। फ्रैक्शन दोनों के लिए निकल सकता है। मोल फ्रैक्शन इज एक्चुअली इक्वल टू, रिप्रेजेंटेड बाय x एंड इज इक्वल टू, फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा ऊपर मोल्स ऑफ सोल्यूट और नीचे भी क्या आ जाएंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूशन। क्या मैं बोल सकता हूँ, टोटल मोल्स भी बोल सकते हैं उसको। सिमिलरली अगर एक्स बी निकालना है मेरे को तो वो क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सोल्यूशन। अब ये आप लोगों का होमवर्क है कि आपको प्रूव करना है कि एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है, ठीक है। ये अपना जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म था 6th वाला वो खत्म हो गया। लास्ट एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है दैट स्टैंड्स फॉर ppm एंड ppb, ठीक है। ppm स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन वर्ड का मतलब क्या होता है, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख मतलब 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 × 10⁶, मतलब कितने जीरोस आ गए, 6। ppb स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब कितना होता है, 100 करोड़। 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7, कहना ऐसे 100 × 10⁷ दैट इज इक्वल टू 10⁹ एक में 10⁶ आता है, एक में 10⁹ आता है। ये पार्ट्स वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, पार्ट्स वर्ड स्टैंड्स फॉर मास और वॉल्यूम। मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, जिसका भी मेरे को कैलकुलेशन करना हो। नाउ व्हाई दीज टर्म्स आर यूज्ड। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं एक एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन लूँ, आपको पता है कि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो उसके अंदर जो सोल्यूट का मास होगा वो बहुत कम होगा, सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। सो कहना है मास ऑफ सोल्यूट इज नेग्लिजिबल इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन। तो उसके केस में जो भी मेरे फॉर्मूलाज है उनके आंसर्स बहुत छोटे आएंगे, क्योंकि सब में ऊपर सोल्यूट आता है, नीचे जनरली सब में सोल्यूशन आ रहा है या सॉल्वेंट आ रहा है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो सॉल्वेंट और सोल्यूशन दोनों का ही अमाउंट सोल्यूट के सामने बहुत ज़्यादा होता है। तो उस वैल्यू को मैग्नीफाई करने के लिए, मतलब एक रीडेबल अमाउंट लाने के लिए हम ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब अगर मैं फॉर्मूलाज बनाना चाहूँ तो ppm इज इक्वल टू पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, पार्ट्स मतलब मास या वॉल्यूम, क्वेश्चन में जो भी गिवन हो उसके हिसाब से, अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, फॉर्मूला तो वही रहेगा, लेकिन ये वैल्यू नेग्लिजिबल है तो इसीलिए इसको क्या किया जाता है, इनटू 10⁶ से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ताकि मेरे को क्या मिल जाएगा, एक मैग्नीफाइड वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली पीपीबी और जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशंस होते हैं उनके लिए यूज होता है, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁹, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलाज किसके लिए यूज होते हैं, फॉर एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी 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 लेस देन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। इसीलिए उस केस में उस वैल्यू को मैग्नीफाई करने के लिए 10⁶ और 10⁹ से मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जाके अपनी जो सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो खत्म होती है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करने वाले हैं दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट, और उसका नाम है मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी इक्वेशन एंड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ये टॉपिक आपको क्वेश्चंस में बेटर तरीके से समझ में आएंगे, सिर्फ एक बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ। मोलैरिटी इक्वेशन में कुछ नहीं है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इसमें ऐसा बोला जाता है
कि भाई एक सोल्यूशन है उसका मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है, एक और सोल्यूशन है उसका भी मोलैरिटी वॉल्यूम गिवन है। अब बोला जाता है अगर उन दोनों को सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए तो जो तीसरा सोल्यूशन बनता है, जो टोटल सोल्यूशन बनता है, उसका मोलैरिटी कितना होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या इक्वेट करते हैं, मोल्स इक्वेट करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या इक्वेट करेंगे, मोल्स इक्वेट करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट्स इक्वेट करते हैं। ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ मोल्स मतलब मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं बोल सकता हूँ कि मोल्स का वैल्यू m इंटू वी आएगा। तो अगर एक सोल्यूशन A है और एक सोल्यूशन B है, दोनों को मिला के एक टोटल सोल्यूशन बनाए, ठीक है, एक टोटल सोल्यूशन बनाए। फॉर एग्जांपल इसका मोलैरिटी m1 और इसका वॉल्यूम v1 गिवन है, इसका मोलैरिटी m2, इसका वॉल्यूम v2 गिवन है, इसका मोलैरिटी निकालना है और वॉल्यूम गिवन है। तो ऐसे केसेस में हम इनके मोल्स, टोटल मोल्स इक्वेट कर सकते हैं। टोटल मोल्स बिफोर रिएक्शन कितना हो गया, इसके मोल्स m1 इंटू v1 m इंटू v से, इसके m2 इंटू v2 इज इक्वल टू m3 इंटू v3। क्वेश्चन में v3 गिवन होगा, इफ v3 is not given then we assume that what v3 is equal to v1 plus v2। अगर v3 गिवन नहीं होता है तो टोटल इनिशियल जो भी वॉल्यूम था हम उसको सिंपली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके केस में इतना आसान नहीं है, इसमें बेसिकली दो केस लेता हूं मैं, दो से ज्यादा सोल्यूशंस भी हो सकते हैं बट अभी हम दो के लिए ही पढ़ रहे हैं। व्हेन बोथ solutions are of acids or when both solutions are of bases, या तो दोनों एसिड हो या फिर दोनों बेस हो। तो उसमें सेम जैसे हमने ऐसे किया है, इसके अंदर भी हम ऐसा लगा सकते हैं, N2V2 is equal to N3V3। लेकिन केस 2 की अगर मैं बात करूं उसमें थोड़ा सा पंगा आ जाता है। केस 2 में क्या होगा, when one acid and one base is present। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन अकर्स। न्यूट्रलाइजेशन जब भी होता है तो हमेशा नॉर्मेलिटी इक्वेशन लगाना है, ध्यान रखना। तो जैसे न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो ऐसा होता है कि दोनों में से किसी एक का तो अमाउंट ज्यादा होगा, तो जिसका अमाउंट ज्यादा है वो पहले लिखा जाएगा और जिसका अमाउंट कम है वो बाद में लिखा जाएगा, और दोनों के बीच में माइनस साइन आ जाता है। बाकी सब में तो प्लस आ रहा था, इसमें क्या आ जाएगा, माइनस। अच्छा, a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, आंसर में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ जाएगा। आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसलिए हमेशा बड़े में से छोटा वैल्यू माइनस होगा। अब नेगेटिव क्यों किया मैंने, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन जितने अमाउंट का हो जाता है वो सारा फिर कॉन्सेंट्रेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो सब तो खत्म हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन में फाइनल जो सोल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन उतना ही बचेगा जो एक्सेस में हो। तो एक्सेस कैसे निकालते हैं, जिसका ज्यादा अमाउंट है उसमें से छोटा अमाउंट माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके अपना ये वाला पूरा पार्ट खत्म होता है। अब इसके बेसिस पे अपन क्वेश्चंस करेंगे तब और क्लैरिटी आ जाएगी।